आदरणीय श्री दलजीत सिंह जी, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज सेक्टर 26। पॉलिटेक्निक ही, अब तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया सेक्टर। श्री प्रदीप कुमार जी, डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र। श्रीमती अलका जी, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14। श्रीमती भावना गर्ग जी, मोटिवेशनल स्पीकर। श्री कुलदीप सिंह जी एवं श्री नरेंद्र सिंह जी, प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। सिद्धार्थ राणा जी, हमारे बहुत ही युवा साथी, मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुदेश बिरला जी, श्री यशपाल जी, जगदीश भगत सिंह जी, श्री चमनलाल कौशिक जी, और आज की इस युवा संसद में भाग लेने के लिए आए हुए सभी युवा दोस्तों। मैं समझता हूं कि आज हम जब विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आज ये चर्चा हमारे युवा साथी कर रहे हैं। पहली बात तो जो पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक चुने हुए उन लोगों का वो सदन है जो लोकतांत्रिक तरीके से हम सब के मतों के द्वारा, वोट्स के द्वारा चुन करके लोग इस सदन में जाते हैं, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। हमारी जो स्ट्रक्चर है लोकतंत्र का, जो हमारी व्यवस्था है, गांव से लेकर के शुरू होती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो ग्राम पंचायत है, उसके पश्चात नगर पालिका है, नगर निगम है, विधायिका है, असेंबली है, और उसके पश्चात पार्लियामेंट है। तो एक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर जिस प्रकार पिछले लगभग 75-76 वर्षों से कार्य कर रही है, ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मिसाल है कि हमारा लोकतंत्र जो भारत के अंदर है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जिस संविधान के माध्यम से हम गवर्न करते हैं, वो संविधान जो पार्लियामेंट के अंदर हम उस संविधान के माध्यम से नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और नियम और कानून वो हमारे ऊपर लागू होते हैं। किसी भी कार्य के लिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं, उसके अंदर दो पहलू रहते हैं, हमारे राइट्स एंड हमारी ड्यूटीज। हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे संविधान के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। तो हम जब पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं, संविधान के अंदर बात करते हैं, और जो पार्लियामेंट नियम बनाता है उसके अनुसार ये हमारा जीवन यापन होता है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर या हमारे संविधान के अंदर हमें बहुत सारी जो शक्तियां हैं, बहुत सारे हमें राइट्स जो हैं वो दिए गए। अक्सर हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, राइट्स की बात करते हैं कि मेरा ये अधिकार है, संविधान के मुताबिक मुझे ये मिलना चाहिए, नियम के मुताबिक मुझे ये होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए। लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। वो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जब हम किसी भी कार्य के अंदर कोई भी काम करते हैं, तो उसमें यदि हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है,
कंट्री सुप्रीम। मैं इस देश के हित के लिए जो कार्य करूंगा, जो भी कार्य करूंगा, वो देश हित के होगा। देश के विरुद्ध कोई कार्य ना हो, देश हित के विरुद्ध कोई भी हम डिसीजन ना लें, इस प्रकार की अपेक्षा हम सबसे की जाती। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ड्यूटीज की बात करते हैं। अब ड्यूटीज के अंदर क्या छोटी छोटी चीजें हैं। अब हम ट्रैफिक लाइट्स के अंदर खड़े होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स के फॉलो करते हैं, वो हमारी ड्यूटी है। अगर हम ट्रैफिक लाइट्स को वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स का उल्लंघन करके जब हम आगे निकलते हैं, तो वो हमने जो अपनी ड्यूटी थी, जो हमारा कर्तव्य था, उसको हमने निभाने में कहीं ना कहीं कोताही की और उसके अंजाम भी कई बार बहुत बुरे होते हैं। ट्रैफिक लाइट्स के उल्लंघन से अक्सर देखने में आया कि एक्सीडेंट होते हैं। इसी प्रकार से जब हम घर के अंदर भी कार्य करते हैं, हमारे लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया, स्वच्छता अभियान। बात सिर्फ छोटी सी है, केवल कि हमें अपने आप अपने घर के अंदर स्वच्छता रखनी चाहिए। जब हम अपनी स्वच्छता की बात करते हैं, अपने घर की स्वच्छता की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें अपने गली की, अपने मोहल्ले की, अपने जो शहर है, गांव है, उसकी स्वच्छता के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए कि ये भी मेरा कर्तव्य है कि मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए स्वच्छता अभियान, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, तो वो हमारी अगर हेल्थ ठीक होगी तभी हम कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ ही खराब हो गई तो हम भी कुछ भी करने योग्य नहीं रहेंगे। तो उस दृष्टि से जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका भी हमें पालन करना चाहिए। लगभग पिछले 1.5-2 वर्ष से मैंने कुछ जो मेरे सरोकार हैं, यानी मेरे कंसर्न्स हैं, वो 7 कंसर्न्स के ऊपर पंचकुला के अंदर काम करना शुरू किया। उसके अंदर बहुत सारे युवाओं का, एनजीओज का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। हमने कहा कि युवा जो है आज नशे की चपेट में जा रहा है। मैक्सिमम यूथ जो है वो नशे की चपेट में जा रहे हैं। हमने पंचकुला को ड्रग फ्री पंचकुला बनाना है। ये मेरा एक सरोकार है। ये केवल मेरा सरोकार नहीं है, हम सबका सरोकार है। हर पेरेंट्स, हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा किसी ड्रग्स के अंदर ना पड़े, किसी नशे में ना पड़े। और मैं विशेष तौर पर, क्योंकि युवा बच्चे बैठे हैं, साथी बैठे हैं, ये आयु ऐसी है जिसके अंदर ड्रग्स को जो बहुत सारा ज़्यादा जो उसके ऊपर जो हमारी दूर की जो विदेशी ताकतें हैं, वो ये प्रयास कर रही हैं कि देश की जवानी को, भारत की जवानी को नशे में डाल दिया जाए, भारत के युवाओं को नशे में डाल दिया जाए। और कभी किसी देश को अगर नष्ट करना है, कभी देश को नुकसान पहुंचाना है, तो वो सबसे पहले वहां के यूथ को पथभ्रष्ट करना है। आज ही आपने, जो लोग पेपर पढ़ते हैं, पढ़ा होगा कि आज तक की पिछले 100 साल की सबसे बड़ी नशे की जो खेप आज बॉर्डर के ऊपर समुद्र के नाते जो गुजरात के अंदर पकड़ी गई, लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नशा जो दूसरे देशों के द्वारा हमारे देश के अंदर भेजा जा रहा था, उसके पीछे की जो ताकतें हैं, हम समझ सकते हैं कि वो भारत को कमजोर करने के लिए नशा जो है वो भारत के अंदर भेज रही है, ताकि हमारा युवा नशे की चपेट में आए और वो फिर अपने भले बुरे के बारे में सोचना ही उसका बंद हो जाएगा। तो मैं आज इस अवसर पर सभी युवाओं से निवेदन करूंगा
और आपसे एक संकल्प भी कहूँगा, करें कि हम नशे का सेवन नहीं करेंगे, नशा नहीं लेंगे। इस बात का हमें संकल्प करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, भविष्य जो है सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये नशे से दूर रहें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा जो सरोकार मैंने कहा कि आज प्लास्टिक जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हम चाहते हैं कि हमारा पंचकूला प्लास्टिक फ्री पंचकूला हो, प्लास्टिक मुक्त पंचकूला हो। उसको लेकर के भी बहुत सारी एनजीओज ने विशेष अभियान शुरू किए हैं, जन जागरण शुरू किया है, रैली निकाली जा रही हैं स्थान स्थान के ऊपर, जो लोगों को जागरूक करने के लिए, आम जो बच्चे हैं उनको जागरूक करने के लिए विशेष अभियान। हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और जो 12वीं तक के बच्चे हैं, +2 तक के, हमने एक अभी सेमिनार किया, हमने एक पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट कराया, उसके अलावा हमने एक वॉकाथॉन निकाली जिसके अंदर लगभग 30-35 हजार बच्चों ने भाग लिया। कॉन्टेस्ट भी हुआ, उसके अंदर बच्चों ने भाग लिया और उसके अंदर शर्त भी ली कि हम जो पंचकूला को प्लास्टिक फ्री पंचकूला करने में अपना सहयोग देंगे। तीसरा हमारा जो मेरा सरोकार है वो है पॉल्यूशन। जिस प्रकार से पॉल्यूशन का प्रकोप बढ़ रहा है, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पंचकूला जैसे शहर के अंदर जहां प्रदूषण की मात्रा कंपैरेटिवली जो दूसरे शहर है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो फरीदाबाद है, सोनीपत है, पानीपत है, जहां पर बड़े बड़े उद्योग हैं और जहां जहां पर व्हीकल ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, वहां पर प्रदूषण की मात्रा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जिस प्रकार से असर डाल रही है, हमारा स्वास्थ्य इसीलिए ज़्यादा खराब हो रहा है कि वो चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल के अंदर प्रदूषण हो, चाहे वो हमारे खान पीन के अंदर प्रदूषण। आज क्या हो रहा है कि युवा जो है जंक फूड के अंदर जा रहा है, जंक फूड का उपयोग कर रहा है, कि चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो क्या बर्गर है, या ऐसे ऐसे जो जंक फूड हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे जो अब क्योंकि जवानी है, इस जवानी में हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे सेहत के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो हमें देखने को नजर आता है। तो उस दृष्टि से भी हम कम से कम जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी खाने की चीज़ें हमारे पास हैं, दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमारे पास फल है, सब्जी है, वो खाएं। लेकिन जंक फूड जो कई दिनों तक, ये विदेशी कल्चर जो है आज हमारे देश के अंदर भी आ रहा है। मैं अभी लगभग 10-12 साल पहले यूएसए गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि जो वहाँ पर हमारे युवा बेटे बेटियां साथी वहाँ पर गए हुए हैं, एक एक हफ्ते की जो चपाती है वो बना करके फ्रिज में रख लेते हैं और वो 2 चपाती निकालेंगे, वो गर्म करेंगे और खा लेंगे। ये जो फूड है जिस प्रकार से, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, मशीन की तरह ऑफिस जाते हैं, सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, 1 घंटे का रास्ता, 9 बजे पहुंचे, शाम को वहाँ से 5-6 बजे छुट्टी हुई, 7 बजे घर बैठे। और क्योंकि मियाँ बीबी दोनों काम कर रहे होते हैं, इसलिए जो रेडीमेड फूड है वही वो खाते हैं। इस प्रकार की जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर फॉरेन के अंदर, मैं बहुत सारे बच्चे आज हमारे फॉरेन जाने के अंदर बहुत ज़्यादा ललायत है कि हम किसी प्रकार से यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, शायद आपको
ये दूर के ढोल वो सुहावने लगते, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। आप देखिए, जो चीजें आज विदेशों के अंदर भी नहीं है वो हमारे देश के अंदर अवेलेबल है। हमारा देश जिस प्रकार से आज आगे बढ़ा है, पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब देखिए, जो लोग पहले विदेश के अंदर जाते थे, जब बच्चे वापस आते थे वहां से, तो हम एक बात पूछते थे कि भाई वहां आपने क्या देखा, क्या आपने विशेषता वहां की देखी। उनका कहना होता था कि वहां सड़कें बहुत चौड़ी, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो बात करते थे कि वहाँ सफाई बहुत है, स्वच्छता बहुत है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल के अंदर इन दोनों चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। आज हमारी सड़कें भी बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, 4 लेन 6 लेन सड़कें जो है आज बन रही हैं। आज हमारा रास्ता जो पहले 6 घंटे 8 घंटे में कवर करते थे, आज वो 4 घंटे के अंदर, 3.5 घंटे के अंदर कर रहा है। आज आप देख सकते हैं कि वो जो स्वच्छता हमें वहां नजर आती थी, आज हमारे देश के अंदर भी वो स्वच्छता नजर आने लगी है। जहां तक जॉब्स की बात है, नौकरियों की बात है, विदेशों के अंदर नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन आज अपने देश के अंदर भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कमाल करके दिखाया है। आज पिछले 10 साल के अंदर वो सारा डिफेंस का मटेरियल जो हम चाइना से और दूसरे फ्रांस से इंपोर्ट करते थे, आज वही डिफेंस का मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर जो जहाज हैं, वो आज हमारे देश के अंदर बनने लगे। पहले तो हमें एक सुई तक भी बाहर से इंपोर्ट करते थे। ये बदलाव जो आया है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, चाहे वो कनेक्टिविटी है, आज देखिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। अब रेल कनेक्टिविटी, वंदे भारत जो ट्रेन चल रही हैं, कितनी स्पीड उससे बढ़ी है, कितनी मोबिलिटी बढ़ी है। आज पूरे देश के अंदर, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी है, चाहे वो हमारी एयर कनेक्टिविटी है, जिस प्रकार से हमारे एयर स्ट्रिप्स बढ़े हैं, हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन बढ़ रहे हैं। ये पिछले 9 साल के अंदर एक चेंज आई है देश के अंदर, कि जो चीजें हमें विदेशों के अंदर देखने को मिलती थी, उससे अच्छी चीजें आज भारत के अंदर देखने को मिल रही है। आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हम कई बार ये सोचते थे कि हमारा देश बहुत गरीब देश है, अर्थव्यवस्था 14वें नंबर पर थी पूरे विश्व के अंदर। और जब हमारा देश का कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के अंदर जाता था, वो हमें कोई अच्छी निगाह से नहीं देखते थे दूसरे देश वाले। वो ये समझते थे कि शायद भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति आया है, कुछ मांगने के लिए आया, कुछ लेने के लिए आया। लेकिन आज परिस्थिति बदली है। आज हम जो 14वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था आकर के बनी है। और जैसा कि आसार नजर आ रहे हैं कि कुछ ही देर के अंदर हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ये सामने नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आज दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, देश का यदि प्रधानमंत्री आज दूसरे देश के अंदर, विदेश के अंदर जाता है, आज वहां पर जिस प्रकार से उसका स्वागत, अभिनंदन होता है। आप देखते हैं टीवी में, आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे युवा लोग उनको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि कितना फर्क पड़ा है। आपको याद होगा कि 2013-14 के अंदर अमेरिका ने एक बार कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं देंगे, उसको यहाँ एंट्री नहीं देंगे। और कुछ ही दिनों के बाद जब चेंज आई देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और वो जब यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर गए, तो वही अमेरिका
जो कहता था कि नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देंगे, उसी देश का राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आया, हवाई अड्डे के ऊपर आकर के उनका स्वागत करता है। ये मान और सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये देश की 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान है, जो वहां आज उनको ये देखना पड़ रहा है। अभी G20 हुआ, G20 के अंदर दुनिया के सारे देश यहां पर भारत के अंदर आए, और जब भारत के विभिन्न हिस्सों के अंदर उन्होंने जाकर के देखा, दांतों तले उंगली दबा करके उन्होंने कहा कि इतनी तरक्की पिछले 9 साल 10 साल के अंदर हुई है, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। जिस प्रकार से देश का विकास हुआ है, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, आज दुनिया के अंदर भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आज मैं ये कह सकता हूं कि भारत किसी भी फील्ड के अंदर दूसरे देशों से पीछे नहीं है। तो इसके अंदर विशेष योगदान हमारे युवा साथियों का है। हमारे युवा साथी जो सबसे दुनिया के अंदर, जो भारत है सबसे युवा देश, यहाँ पर जो युवाओं की आबादी है पूरे विश्व के अंदर जितने देश हैं परसेंटेज में उन सबसे ज्यादा। तो आज युवा जो है देश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये पार्लियामेंट जो हुई, पार्लियामेंट के अंदर आपने जिस प्रकार से जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर, अब देखिए महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर बिल लेकर के आए कि राजनीति के अंदर भी हमारी बहनों को, बेटियों को 33% रिजर्वेशन मिलेगी, ताकि उनको देश के बारे में आगे बढ़ने का मौका मिल सके, देश के अंदर काम करने का अवसर प्राप्त हो सके। हमारी बेटियां बहनें किसी भी क्षेत्र के अंदर पीछे नहीं है आज, चाहे कोई भी क्षेत्र है आज, चाहे वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एयरफोर्स के अंदर देख लीजिए, सेना के अंदर देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर जाकर के देखिए कि बेटियां बेटों से पीछे नहीं। इसीलिए 2016 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो हम कहते हैं कि बेटी बचाओ भी, बेटी पढ़ाओ भी और बेटियों को खिलाओ भी। आज जिस प्रकार से खेलों के अंदर हमारी बेटियों ने देश का मान और स्वाभिमान बढ़ाया, मैं समझता हूं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। आज जितने मेडल हमारे देश के अंदर आते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा बेटियां लेकर के आती हैं। और मुझे तो याद है, मुझे ब्राज़ील ओलंपिक के अंदर जाने का, देखने का मौका मिला था। लगभग 110 हमारे युवाओं का स्क्वाड था जो ओलंपिक के अंदर भाग लेने के लिए गया था, और अंत समय तक जब ओलंपियाड खत्म हो रहा था 2 दिन पहले तक भारत के पास एक भी मेडल नहीं था, एक भी मेडल नहीं था। उस समय मुझे याद है कि हम लोग बड़ी शर्म महसूस कर रहे थे कि हम लोग ओलंपियाड देखने के लिए आए हैं, भारत के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे पास तो एक भी मेडल नहीं है। लेकिन लास्ट 2 दिन के अंदर हमारी बेटी पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की प्लेयर थी, वो सिल्वर मेडल जीत करके आई। तो हमें लगा कि हमें बेटियों ने, और उसके उसी दिन साक्षी मलिक जो कुश्ती के अंदर उसने मेडल जीता, तो वो 2 मेडल लेकर के आई, वो बेटियां लेकर के आई, और उससे मैं कहूँगा कि मान और हमारी इज्जत जो थी वो बची। आज किसी भी क्षेत्र के अंदर बेटियां जो हैं वो पीछे नहीं हैं। तो आज इस अवसर पर जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो बेटियों आगे बढ़ें, हर क्षेत्र के आगे बढ़ें। हम सबको
प्रयास करना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।